सारे रंग हैं, सारे संग हैं। सलामत रहे, तू रोशन रहे, है सबकी दुआ दिल्ली। जहाँ के हर गली कूचे में इतिहास बसता है, जहाँ सत्ता का दिल धड़कता है, जहाँ कला और संस्कृति का बोलबाला है, जहाँ विकास ने सबका जीवन ही पलट डाला है, ये है भारत का दिल दिल्ली। नमस्कार, आई एम मिनी माथुर और दिल्ली दिल से में आप सबका स्वागत है, जहाँ हम रूबरू होंगे इस देश और इस शहर के कुछ बहुत ही खास हस्तियों से। अदा, नज़ाकत, हुनर, खूबसूरती, आज की मेरी खास मेहमान को महज शब्दों में समेटना मुमकिन है ही नहीं। लेजेंडरी बॉलीवुड एक्ट्रेस बेगम ऑफ पटौदी, UNICEF Goodwill Ambassador, a homemaker, a mother. I'm absolutely delighted to have with me today the elegant and charming Sharmila Tagore. Ma'am, it's an absolute pleasure to be doing this. Thank you so much. आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। Thank you for calling me. ये तो सभी जानते हैं कि आप एक बहुत ही illustrious बंगाली फैमिली से हैं और आप गुरु रविंद्रनाथ टैगोर से भी रिलेटेड हैं। What was your childhood like? अपनी बचपन से जुड़ी कुछ यादें हमें बताइए। I think I had a lovely childhood. My grandfather और उनके भाई और उनके पूरे परिवार, हम लोग सब एक साथ रहते थे। हर शनिवार हम सब इकट्ठा होते थे एंड एवरीबडी किसी को जिनको डांस करना आता था वो डांस करे और कोई पोएट्री रिसाइट करे या कोई कुछ भी, मतलब वी ऑल हैड टू परफॉर्म समथिंग एंड देयर वाज so many festivals like January शुरुआती, there was Saraswati Puja, Right. Saraswati Puja as we would call it, and we had to wear pila rang, sari, had to wear. I see. Yes. Okay. And then everything was made at home. I remember the kite flying thing, Vishwakarma Puja as we Correct. call it. And so everything was done at home, the manja was made at home. During Diwali, again we used to call it Kali Puja. Right. And then somebody would be getting married, somebody would be having a baby, तो उनका जो ट्रूसो सजाना होता था उसमें भी एस्थेटिक्स होते थे और जो we call it अल्पुना, आप क्या कहते हैं, नॉट रंगोली बट अल्पुना, वो जो white आटे जी के जी साथ जी करते जी हैं, तो वो उसके भी एक एक पूजा का अलग अलग होता था, डिज़ाइन होता था. सो ऑल दिस सेंस ऑफ एस्थेटिक्स वी लर्न फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड. कोई म्यूजियम में जाके कोई सीखने की ज़रूरत नहीं थे ना, घर में बैठ के वी यूज्ड टू लर्न ऑल दिस, बड़ों को देख के. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन, बड़ों के साथ बहुत इंटरेक्शन होते थे. ऐसे नहीं कि हम टीवी के सामने बैठते, टीवी तो थे ही नहीं उस वक्त. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ It was very culturally rich from what I and can we learned understand. from जी. because the older people had a lot of time for us. शर्मिला जी, this, like I said, there's so much I need to ask you. आपने अपनी करियर की शुरुआत में सत्यजीत रे के साथ काम किया, then you worked on some very glamorous films with शम्मी कपूर जी, and then you did critically acclaimed films with राजेश खन्ना. तो ये जो आपकी इतनी जो वर्सेटैलिटी आई आपके करियर में और आपने जो रोल्स पोर्ट्रे किए, वो कॉन्शियस डिसीजन था या दैट्स द वे just worked out? No, I think I was too young to plan. My पहले फिल्म अपूर संसार, मैं सिर्फ 13 साल की थी उस वक्त, स्कूल गोइंग. और मानिकदा सत्यजीत रे को हम मानिकदा पुकारते थे, तो उनका वो उस वक्त एक बहुत यंग लड़की ढूंढ रहे थे बिकॉज दैट वाज द डिमांड ऑफ द स्क्रिप्ट. तो ही हैड हिज पीपल इन फ्रंट ऑफ स्कूल जहाँ पे यंग पीपल गो. तो किसी ने मुझे फॉलो किया शायद घर पे, और फिर पिताजी को फ़ोन किया कि ऐसा ऑफ़र है, और पिताजी ने तुरंत हाँ कर दिया क्योंकि उस वक्त सत्यजीत रे वॉज ऑन द बिल्कुल, और वो बिल्कुल कमर्शियल फिल्म नहीं बनाते थे, वो अलग किस्म का, थोड़ा सा हटके. और उनके फिल्म इंटरनेशनल अवार्ड भी काफ़ी जीते थे, बहुत मशहूर. ही वॉज इन द इंटरनेशनल मार्केट, जी हाँ, रिस्पेक्टेबल वॉज द बज़ वर्ड. येस. तो फर्स्ट 2 फिल्म्स अपूर संसार एंड देवी वॉज 13 साल की उम्र में और 14 साल की उम्र में. उसके बाद मैं स्कूल वापस चली गई, और जब स्कूल ख़त्म हुआ उसके बाद फिर प्रोफेशनली आई स्टार्टेड वर्किंग इन बंगाली फिल्म्स. एंड देन कश्मीर की कली ऑफर केम, so that's how it started. But planning, ultimately I don't think ऐसा planning मेरे ख्याल से, at least I have never tried. तो शर्मिला जी, आपके लाइफ टाइम में 3 शहरों से आपका खास नाता रहा है.
कैलकाटा जहाँ पर आपका बचपन गुजरा, फिर बॉम्बे जहाँ आपने अपना करियर के खास ईयर्स काटे, और फिर दिल्ली जहाँ आपकी सबसे ज़्यादा पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट हुई. इज दैट राइट? द फर्स्ट फ्यू इयर्स आई वाज इन कोलकाता. एक्चुअली कोलकाता के बाद आपको मैंने ये बोलना भूल गई, क्योंकि जब मैं अपूर संसार में काम की 13 साल की उम्र में, माय प्रिंसिपल ऑब्जेक्शन की कि ये अगर फिल्म में काम करेगी तो फिर उसका जो इन्फ्लुएंस होगा दूसरे बच्चों पर वो बहुत ख़राब होगा. तो या तो आप फिल्म में काम करिए या तो स्कूल में रहिए. तो हाँ, तो माय फादर सेड ये बिल्कुल बकवास है, वो तो अगर आपका तो ये कहना है तो शी विल लीव द स्कूल. And nobody asked me. मुझे किसी ने पूछा नहीं जब आपको क्या पसंद है. So anyway, I had to leave this Bengali medium school and go to an English medium school. And my father was being transferred from यहाँ से, उस वक्त he was in Asansol. तो मुझे Asansol में लोरेटो में दाखिल किया. And then after school, फिर I came back to Kolkata. And then I lived in Kolkata. So yes, the first few years I was in Kolkata. And that was a lovely time. उसके बाद my working life was in Bombay, say 1963 to 1984. Yeah. That was the time. फिर मैं बॉम्बे में बहुत busy रही. उसके बाद my husband's mother, you know, she was keeping very unwell, and my husband was the only son. So he had to move back to take care of her. उसके till then we had bunked, you know, and so we came back to live with her, and I learnt a lot here. You know, because that was the first time I had so much leisure in Delhi. और मुझे गार्डनिंग का शौक था, बिकॉज इन बॉम्बे आई हैड अ लिटिल टेरेस गार्डन. तो मैं कोशिश करती थी, और वहाँ पे बॉम्बे का वेदर तो आपको मालूम है बहुत अच्छा है, तो एवरीथिंग ग्रोज वेरी वेल. बट दिल्ली इज़ ब्यूटिफुल. दिल्ली में जो विंटर है और ऑल द लवली सीजनल फ्लावर्स, और यहाँ पे आई हैड अ लवली गार्डन, अम्मा हैड अ ब्यूटिफुल गार्डन. तो मुझे मौका मिला एक्सपेरिमेंट करना गार्डन में, तो दैट वाज अ लवली थिंग. So you grew your green thumb in Delhi. जी, and now I've lived in Delhi for more than the time that I've lived in the other cities that you mentioned. लेकिन दिल्ली से जुड़ा कोई खास पहलू है जो आपको याद होगा, बिकॉज जो लोग बॉम्बे से दिल्ली शिफ्ट करते हैं, it's quite a different city. तो but as a mother you मुझे दिल्ली बहुत पसंद आया. एक तो जैसे मैंने कहा कि मुझे गार्डनिंग का शौक था, तो आई लव द गार्डन एंड दिस ग्रीन, बिकॉज मैंने नोटिस किया कि सबसे पहले तो कचनार, इट स्टार्ट्स विद कचनार, देन आफ्टर दैट इज द जैकरांडा, देन इट्स द गुलमोहर, एंड देन कम्स अमलताश. सो यू नो दिस ब्यूटिफुल ट्रीज of Delhi and this lovely monuments of Delhi. The architecturally it's such a vibrant city. और एक इतिहास जो है, you know, you understand the past, the glorious heritage, past of India. And then also there is this, there is a government, there is a interest in politics and how the country, you know, like to be a citizen. अभी तक तो मैंने बिल्कुल काम किया, and there was no idea of, you know, newspaper पढ़ना, और you know, there was a concept. But इसके साथ जो एक थोड़ा सा लगाव, to, you know, like a little bit of interest, जब भाई क्या हो रहा है, हम टैक्स दे रहे हैं तो ये पैसा कहाँ जा रहा है, so that awareness came to you in Delhi. In Delhi, क्योंकि कहीं भी जाओ तो लोग, everybody discusses politics, you know. So it's, and I think that as a citizen we owe it to ourselves that we should be informed about what is going on. तो हमें जानना चाहिए जब क्या हो रहा है, you know, about the government, about politics. ये बहुत ज़रूरी है, मैं समझती हूँ. तो दिल्ली में आके इसका एक, you know, I developed an interest of that. जैसे कि आपने कहा आपने 60s में अपना करियर शुरू किया था, तो तब से आज तक आपने फिल्म इंडस्ट्री में क्या बदलाव देखे हैं? What are the changes that you've seen there? अगर मैं आपसे पूछूं जो आपने क्या बदलाव देखे इंडिया में, अब बोलिए कितना, there's so many roads, connectivity. उस वक्त में जब I used to ring up my husband, जब टाइगर was playing cricket in Australia, और तो मैं उनसे फ़ोन करना चाहती थी. उस वक्त मेरे घर पे it was so difficult to get connection, क्योंकि मोबाइल तो नहीं होते थे, और उस वक्त मेरे घर पे फ़ोन नहीं था. सो आई यूज्ड टू गो टू राज सिंह जीज हाउस इन मिडल ऑफ द नाइट. रात के 1 बजे मैं जाती थी, फिर एक फ़ोन बुक करती थी, लाइटनिंग कॉल, जो लंदन होते हुए ऑस्ट्रेलिया जाते थे. सो आप सोचिए जब कनेक्टिविटी कितना पुअर था. तो उसमें और आज तो पूरे दुनिया बदल गए हैं. तो नेचुरली फिल्म इंडस्ट्री इज़ पार्ट ऑफ द होल सेटअप. तो नेचुरली बदलाव तो आए हैं, क्योंकि
हमारे ज़माने में वी यूज्ड टू टेक 3-4 years टू फिनिश वन फिल्म, और इसलिए हम 3-4 years to जी finish a जी एक फिल्म में भी चोपड़ा साहब और शांताराम जी और राज कपूर, इन लोग जल्दी जल्दी फिल्म बनाते थे, मगर बाकी लोग तो बहुत टाइम लेते थे. देन वी वर नॉट गेटिंग पेड एज मच. देन अगर 4 big films are ready, then to get exhibition to be released on the theatre was so difficult. So now the distribution system, the marketing system, everything is so much better. The pay scale is better. It's a better organized industry. और एक ज़माने में जैसे शशिकला जी वैम्प के रोल करती थी, अगर आई रिमेंबर वी हैड गॉन आउटडोर शूटिंग थे, तो दे सेड वी वांटेड टू गो टू द बाथरूम, सो दे सेड आप तो जा सकते हैं मगर इनको हम अलाउ नहीं करेंगे अंदर आने के लिए. स्टीरियोटाइपिंग कितनी जी, अब देखिए तो अभी वो फीलिंग, अगर आप वैम्प के रोल भी कर सकते, हीरोइन के रोल भी कर सकते, सैफ इज़ एक्सेप्टेड इन ओमकारा ऑल्सो, और लव आजकल ऑल्सो, यू नो, सो देयर इज़ अ ऑडियंस नोज. अभी ऑडियंस को भी ज़्यादा एक्सपोजर मिल गया है. मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक्टिंग के अलावा समाज सुधार भी शर्मिला जी का बहुत पैशन रहा है, और बच्चों और महिलाओं के विकास में भी इनका काफ़ी योगदान रहा है. शर्मिला जी, दिल्ली में औरतों, बालिकाओं लाइक यंग गर्ल्स और ख़ासकर छात्राओं के लिए आप क्या क्या प्रोग्रेस देखती हैं? वैसे तो मैंने बहुत कुछ सुना है, क्योंकि एक किशोरी योजना प्रोग्राम है, स्कीम है, जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में ओवर 7 lakhs ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स, 7 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ्री में, मुफ्त में क्वालिटी सैनिटरी नैपकिन्स मिलते हैं. That's wonderful. तो इट इज़ नो एक्चुअली इसका जो रिज़ल्ट है, इसका जो इफ़ेक्ट है, प्रभाव है, वो ये है कि एक हमने जो देखा है यूनिसेफ से काम करते हुए और बाकी जगहों में, क्योंकि ड्रॉप आउट बहुत हो जाते हैं. द गर्ल्स आर स्टडिंग वेरी वेल, मगर क्लास 8 में They all drop out. ड्रॉप आउट इज़ ह्यूज. तो इसमें मेरे ख्याल से ये ड्रॉप आउट एक थोड़ा सा, इसमें डेफिनेटली एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा. ये जिस फ्री नैपकिन, जो फ्री सैनिटरी टॉवल जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसका एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा ये ड्रॉप आउट रोकने का. आई एम श्योर अबाउट दैट. और ख़ासकर ये जो किशोरी योजना, आई बिलीव के पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ दिल्ली में ये it's taken into effect. जी. So this is मेरे ख्याल से बहुत ही, बिकॉज उन्होंने मैंने यूनिसेफ के साथ एक कैंपेन भी किया था इसके बारे में. हमने एक ऑल इंडिया कैंपेन था. जी हाँ, एंड उसका भी इफेक्ट वाज ह्यूजली अप्रिशिएटेड. बेसिकली इस फ्री सैनिटरी नैपकिन ड्राइव से उनका आत्मसम्मान जी हाँ बढ़ता है. एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक भरोसा, यू नो दैट यू आर नॉट इनसिक्योर बेसिकली. तो एंड इफ़ यू कैन गेट इट फ्री, तो नेचुरली वो स्कूल जाएंगे. और इसका आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ प्रोमोटिंग एजुकेशन अमंग्स्ट गर्ल्स. शर्मा जी, किशोरी योजना के साथ साथ एक और स्कीम है जो आजकल हाल ही बहुत चर्चा में है, विच इज़ द लाडली स्कीम, विच इज़ डूइंग रियली वेल. आई थिंक दिस अ फैंटास्टिक स्कीम. एजुकेशन के लिए बहुत ही अहम एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट स्कीम है, क्योंकि इसका जो है, इसमें है कि द बर्थ हैज़ टू बी रजिस्टर्ड. जी, रजिस्टर्ड कार्ड होना चाहिए, क्योंकि नेचुरल तभी रजिस्टर्ड होगा क्योंकि जब वो बर्थ हॉस्पिटल में अस्पताल में पैदाइश हो. तो अस्पताल का क्यों, तो उसका मतलब वो इट विल बी अ सेफ डिलीवरी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी. बिल्कुल. तो उसमें बचने का चांस ज़्यादा होगा, क्योंकि माँ को और बच्ची को क्वालिटी हेल्थ केयर मिलेगी. बिल्कुल. मोर्टेलिटी रेट कम होगा. एक तो वो है. और फिर और एक इंसेंटिव है कि जब लड़की 12 स्टैंडर्ड तक एजुकेशन ख़त्म करें, तब उसको 1 लाख रुपया मिलेगा. That's wonderful. तो फिर जो पेरेंट्स है, माँ बाप है, उसको उसके ध्यान में रहेगा कि अगर ये 12 साल कंप्लीट कर ले तो 1 लाख रुपया मिलेगा. तो इट्स उनके इंटरेस्ट से. नहीं तो कभी कभी माँ बाप पता नहीं कहते हैं जब भाई छोड़ दो, क्या फ़ायदा है, घर पे काम करो, बच्चे संभालो, जो भी करते हैं ना औरतें के साथ. तो कम से कम 1 लाख ये जो इंसेंटिव है, इसके लिए शायद ये ड्रॉप आउट रेट
कम हो जाए। इनफैक्ट मैंने सुना है कि कुछ 5 लाख से ज़्यादा लड़कियां रजिस्टर हो चुकी हैं स्कीम के तहत। नेचुरली और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा जो डेथ रेट है वो एक दिन के अंदर होता है, द फर्स्ट डे। तो इसीलिए जो केयर चाहिए हमें वो द लास्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी इज़ वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी क्रिटिकल। तो उस वक्त मदर को सबसे ज़्यादा केयर चाहिए, और डिलीवरी के दौरान और उसके बाद एब्सोल्युटली मेडिकल क्वालिटी केयर चाहिए जो अस्पताल में ही पॉसिबल है। तो ये जो गोल है, और इसमें स्टेट, यूनिसेफ, हम लोग सब एक साथ इसको करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि न्यू मोर्टेलिटी कम हो जाए। और ब्रेस्ट फीडिंग विद इन फर्स्ट आवर, 1 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीड करना चाहिए, ताकि उसमें सिर्फ दूध नहीं, उसके अंदर जो स्टिकी एक फ्लूइड होता है जिसको कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, वो बच्चे के लिए अमृत होता है। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो ये सब जब अस्पताल जाएंगे तभी तो पता चलेगा ना। तो ये बहुत ज़रूरी है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। ये तो बात हुई किशोरी और लाडली स्कीम की, विच इज़ लार्जली फॉर यंग गर्ल्स एंड स्टूडेंट्स। लेकिन औरतों के लिए, महिलाओं के लिए और ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं विच आवर व्यूअर्स डोंट नो अबाउट? आज जो दिल्ली गवर्नमेंट के बजट है उसमें से मैंने सुना है 65% सोशल सेक्टर को दिया जाता है, और उसमें औरतें भी कवर्ड हैं जी। जैसे विधवा हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, और डिसेबल्ड विकलांग लोगों के लिए भी 1500 रुपया महीने को पेंशन दिया जाता है। एवरी मंथ दे गेट 1500 रुपया पेंशन। तो दिस इज़ अ ग्रेट हेल्प, और मेरे ख्याल से ये बाकी स्टेट्स से ज़्यादा है। ये जो 1500 है ना, इट इज़ बेटर दैन जो बाकी स्टेट्स में दिया, थोड़ा सा हाई है। और इसके अलावा एक फूड सिक्योरिटी के लिए एक अन्नश्री योजना है, विच आई थिंक इज़ फैंटास्टिक ऑल्सो। उसमें 600 रुपया महीने का जो परिवार में जो सीनियर मोस्ट है जी, उनके बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है। महिला का सीधा बैंक अकाउंट में जाता है जो सीनियर मोस्ट है। सो यू नो all the checks and balances are covered जी। तो I think this is very good। इनफैक्ट शर्मिला जी ने अभी खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी की बात की, तो इसके तहत 2 और स्कीम्स भी हैं। आज दिल्ली में कुछ 41 जन आहार सेंटर्स हैं जहां सिर्फ 15 रुपए में न्यूट्रिशियस फूड मिलता है, और 17 आपकी रसोई सेंटर्स भी हैं जहां बेघर और बेसहारा लोगों को मुफ्त में खाना दिया जाता है। अच्छा शर्मा जी, दिल्ली ने आपका एक नया रूप देखा, नॉट ऑफ अ करियर वुमन बट दैट ऑफ अ होम मेकर एंड अ मदर व्हेन यू शिफ्टेड टू दिल्ली। तो दिल्ली का ऐसा कौन सा रूप है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? दिल्ली का तो मुझे सबसे, जो सर्दी का ज़माना है हाँ, वो मुझे फेवरेट मौसम लगता है। विंटर्स योर फेवरेट? विंटर्स माय फेवरेट, एंड ऑल द फ्लावर्स आर आउट। जैसे फरवरी का जो मौसम है, बिल्कुल, जिसमें ऑल द सीजनल्स एंड रोजेस और ये सब। इनफैक्ट दिल्ली में तो फ्लावर शोज कितने मशहूर हैं। यू हैव अ ग्रीन थंब, जैसे कि हम बात कर रहे थे। जी हाँ, तो पटौदी का गुलाब बहुत खूबसूरत है, बहुत खास है। बहुत खास है, एंड फरवरी में तो बहुत मज़ा आता है वहाँ बैठने का। सो आपके दिल्ली में फेवरेट ग्रीन स्पॉट्स कौन से हैं? व्हिच आर द ग्रीन स्पेसेस यू रियली लाइक? मुगल गार्डन इज़ वेरी गुड, एंड वैसे बुद्ध जयंती पार्क इज़ मुझे बहुत पसंद है। और बाकी दिल्ली में तो हर जगह में you get lovely trees and all that. Yeah, it's very green. It's green. Green cover in Delhi has increased. Yes. 20% सुना है बढ़ गया है। Yeah. जो green cover है, पहले काफ़ी कम होता था। शर्मिला जी, अगर दिल्ली को एक वाक्य या एक शब्द में आपको समेटना पड़े तो वो कौन सा शब्द होगा जो आप यूज़ करेंगे? एक शब्द में तो मुश्किल है, मगर ये तो मैं बोलूँगी कि यहाँ पे रहने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ एक इम्प्रूव करने का एक मौका मिलता है, क्योंकि एक दिल्ली कैपिटल है। यहाँ से जो भी डिग्नेटरीज आते हैं यहाँ से ही जाते हैं, उन्होंने क्या किया है उसके बारे में जानने को मौका मिलता है। फिर यहाँ पे काफ़ी सब अवेयरनेस का प्रोटेस्ट भी होता है जंतर मंतर में और हर जगह में, तो उसके बारे में भी जानने को मौका मिलता है। एंड सो मेनी म्यूज़िकल प्रोग्राम जी। एक विंटर में तो प्रोग्राम ही प्रोग्राम होता है बुद्ध जयंती पार्क में, इधर उधर, और इतने सारे कल्चरल एक्टिविटी कि कहाँ जाओ ये भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि 24 घंटे में आप क्या क्या कर सकते हो।
तो एंड खाने का मज़ा है, ऑल दीज लवली फूड यू गेट। Which is your favorite और restaurant? वो साड़ी, और बॉम्बे थोड़ा सा वेस्टर्नाइज्ड है, वहाँ पे लोग पैंट शर्ट ज़्यादा पहनते हैं, और दिल्ली में जो एथनिक डिज़ाइनर है, ज्वेलरी है, ट्रेडिशनल अटायर है, तो ये थोड़ा सा खाने के बारे में पूछ रहे हैं। बिल्कुल। मैं तो बहुत सब कुछ पसंद करती हूँ, जो ये मिठाई है और ये हलवा सोन है और एवरीथिंग आई लाइक। अच्छा शर्मिला जी, आप यू वर वेरी यंग ऑल्सो, आई मीन यू सीन दिल्ली सम इयर्स बैक, जब आपने शिफ्ट ही किया था, जब आप आई थी, और अब भी आप दिल्ली में काफ़ी रहती हैं, तब से अब में आपने क्या विकास देखा है? व्हाट आर द चेंजेस यू सीन इन दिल्ली ओवर द इयर्स? देयर इज लॉट्स ऑफ चेंजेस। आई मीन देखिए, रोड्स हैव इंक्रीज्ड, फ्लाईओवर्स, कितने सारे फ्लाईओवर्स बन गए हैं, जिसमें अभी देखो एयरपोर्ट जाने में थोड़ा सा तकलीफ होता था, अभी देखो एयरपोर्ट कितना अच्छा बन गया है हमारा। रियली वी आर सो प्राउड ऑफ आवर एयरपोर्ट। कुछ एरिया में अभी भी, जैसा पानी का, वसंत विहार में पानी की दिक्कत है, थोड़ा सा बिजली है, मगर मच बेटर देन बिफोर। Which is the monument you really like? I like पुराना किला, then I like हुमायूं's tomb. Because हुमायूं's tomb के साथ थोड़ा सा एक, जब सैफ was in school, जी, तो उनका एक प्रोजेक्ट था, हाँ, मतलब कुछ मॉन्यूमेंट के बारे में लिखना, तो वी डिड हुमायूं's tomb। अच्छा, तो सैफ ने पता नहीं क्या किया, मैंने ही ज़्यादा किया, तो उसमें काफ़ी कुछ रिसर्च किया हुमायूं's tomb के बारे में, तो इसीलिए मेरा थोड़ा सा उसके साथ लगाव है। और हम जो ये जहान खुसरू का जो फेस्टिवल मनाते हैं, वो भी हुमायूं's tomb में होता है। So I have a special thing for हुमायूं's tomb. soft spot. And हुमायूं was also such a wonderful character ना हिस्ट्री में। Very काफ़ी interesting. हाँ। तो आपने तो रिसर्च भी किया वैसे, a specialist. Well, दिल्ली, कहते हैं कि दिल्ली ने बहुत सारे राइटर्स की इमेजिनेशन को कैप्चर किया है, और इट्स बीन यूज्ड एज अ सेंट्रल प्लॉट फॉर मेनी फिल्म्स लाइक वी वर डिस्कसिंग। तो ऐसी कौन सी फिल्म आपने देखी लेटली जो दिल्ली को बहुत अच्छे से कैप्चर करती है? फिल्म तो बहुत देखी है, और दिल्ली बहुत फोटोग्राफ भी बहुत, इट फोटोग्राफ सो वेल। क्योंकि दिल्ली में देखिए फार्म हाउसेस भी है, मॉन्यूमेंट्स भी है, और रास्ते भी है, एंड शूटिंग इज़ ईजियर। आई मीन बॉम्बे में शूटिंग करना तो इट्स नाइटमेयर हो जाता है ट्रैफिक के बारे में, तो यहाँ पे लोग आना चाहते हैं ताकि एक वैरायटी, सीज़न भी मिलता है, स्काई भी खूबसूरत है ज़्यादा, सो आई थिंक दैट इज़ वाई। अगर दिल्ली के बारे में कुछ ऐसी चीज़ है जो आप बदल सकती, तो वो क्या होती? ये जो ट्रैफिक है ना, और जैसे लोग गाड़ी चलाते हैं, तो मुझे लगता है जो इट कैन बी बेटर। एंड नंबर 2 जो मुझे बहुत बुरा लगता है, जो एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं कोई। वो सोचते हैं जो हम, जब एम्बुलेंस बिल्कुल पीछे आ जाएगा तब हमें हटना चाहिए। ऐसा नहीं, जब सायरन ऑन है तो जो बिल्कुल जिसको सुनाई दे रहा है, वो चाहे बहुत आगे हो, उसको हटना चाहिए। तो इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है, तो इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए लोगों को। आई थिंक सो। तो चाहे कश्मीर की कली की मासूमियत हो, या फिर अनुपमा की सादगी, एन इवनिंग इन पेरिस की अदाएं, या फिर चुपके चुपके की गुदगुदाने वाली परफॉर्मेंस, हर रंग हर रूप में शर्मिला जी ने अपने दर्शकों को मोह लिया है। आशा है आज की यह बातचीत भी आपको बहुत पसंद आई होगी। शर्मिला जी, हमसे दिल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेल, आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक दिल्ली दिल से और मिनी माथुर की तरफ से अलविदा। Delhi is my home, this is where I belong. हौसले हमें कुछ कर दिखाने के, रुके ना रुके हम, रुके ना रुके हम, सलामत रहे, तू रोशन रहे, है सबकी दुआ दिल्ली।